अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है जो है जिस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। जी हाँ, हमने बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और हमारे इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्ड जो बायोडाइवर्सिटी है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से निकला है। एक वर्ड है बायो, और बायो का मतलब आप जानते हैं लाइफ होता है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। सेकेंड वर्ड था डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ये आप लोग जानते हो वैरायटी होता है। तो बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलके बना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और वैरायटी, यानी जानदारों की वैरायटी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जानदारों की वैरायटी का अब क्या मतलब है? जानदारों की वैरायटी का ये मतलब है, आपने पहला चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने पढ़े थे डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या क्या पढ़ा? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा एटॉमिक लेवल होता है सबसे पहले। एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेलिज बनती है, ऑर्गेनेलिज मिलती हैं तो सेल बनते हैं, सेल मिलते हैं तो टिश्यूज़, और टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। इसी तरह अगर ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल बनेगा। तो अगर इंडिविजुअल्स साथ मिलकर रहने लगेंगे तो पॉपुलेशन बनेगी, और पॉपुलेशन ज़्यादा टाइप्स की पॉपुलेशन मिलकर रहेंगी तो कम्युनिटीज़ बनेगी, और कम्युनिटीज़ अगर माहौल की बेजान चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करके रहेंगी तो इनको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और दुनिया की सारी कम्युनिटीज़ को मिलाकर हम बायोस्फीयर्स का नाम देते हैं। तो ये आपको समझ आ गई होगी, ये हैं हमारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जानदारों के। तो अब हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, लाइफ की वैरायटी। लाइफ की वैरायटी इन सारे स्टेप्स पे पाई जाती है। ये जितने भी स्टेप्स थे, इन सारे स्टेप्स पर लाइफ की वैरायटी मौजूद है। अब कैसे लाइफ की वैरायटी मौजूद है? अगर मैं एटॉमिक लेवल पे बात करूं कि लाइफ की वैरायटी कैसे है, पहले तो वैरायटी का मतलब आपको पता होना चाहिए। वैरायटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी को उर्दू में किस्म कहते हैं, इकसाम बोलते हैं, टाइप्स बोलते हैं। तो ये है वैरायटी का मतलब। एटॉमिक लेवल पे कैसे जान ज़िंदगी की वैरायटी मौजूद है? एटॉमिक लेवल पे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी टाइप्स की एटम्स होती हैं जो कि ज़िंदगी बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। तो बहुत सारी एटम्स होती हैं। तो ये हमारे पास एटॉमिक लेवल पे मैं वैरायटी की बात करता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स की एटम्स जो हैं वो हमारे पास ज़िंदगी बनाने में हेल्प करती हैं। तो वो सारी जो एटम्स हैं वो हमारे पास, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, आपको पता है कौन कौन से बायो एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास एटॉमिक लेवल पे एक वैरायटी की टाइप है। इसी तरह मैं अगर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो मॉलिक्यूलर लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। जैसे कि मैं बात करूं तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जानदारों के बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह। ऑर्गेनेलिस की बात करूं तो ऑर्गेनेलिस के लेवल पे भी बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है। जानदारों के बॉडीज़ में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेलिस होती हैं। हर एक लेवल पे जितने भी हमारे पास ये सारे लेवल्स हैं, टिश्यू लेवल हो, ऑर्गन लेवल हो, हर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है। लेकिन आपकी बुक में जिस बायोडाइवर्सिटी का जिक्र किया गया है वो बायोडाइवर्सिटी इस लेवल पर शुरू होती है, ऑर्गेनिज्म लेवल पर। आपकी बुक में उसने कहा है कि बायोडाइवर्सिटी इज़ डिफाइंड एज द वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों की वैरायटी है, जानदारों की इकसाम है। किस लेवल पर? विद इन स्पीशी लेवल पर। विद इन स्पीशी, एक स्पीशी के अंदर लेवल पर। आपको पता है स्पीशी कहाँ पे होती है? जब एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म मिलकर रहते हैं। तो एक स्पीशी के अंदर क्या होता है? एक स्पीशी के अंदर की अगर मैं बात करूँ विद इन स्पीशी, तो ऑर्गेनिजम्स यानी पॉपुलेशन लेवल की वो बात कर रहा है कि जब ऑर्गेनिजम्स मिलकर रहते हैं तो वो हमारे पास एक पॉपुलेशन बनती है। तो विद इन द स्पीशी हमारे पास पॉपुलेशन लेवल पे वो कहता है बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है, जानदारों की डिफरेंट टाइप की इकसाम होती है। तो एक पॉपुलेशन, ये एक स्पीशी की अगर मैं बात करूं तो एक स्पीशी में कैसे बायोडाइवर्सिटी होती है, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए कि एक स्पीशी के जानदार अगर डिफरेंट एरिया में रहते हो वो डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। एक स्पीशी में कैसे बायोडाइवर्सिटी होती है इसकी मैं आम सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि पाकिस्तान में रहने वाले इंसान और अफ्रीका में रहने वाले इंसान, वो सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जितने भी इंसान जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और जितने भी इंसान अफ्रीका में रहते हैं, वो सारे के सारे इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। उनकी लुक से लग नहीं रहा होता है कि ये भी इंसान है और वो भी इंसान है, टोटली वो डिफरेंट लग रहे होते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी पॉपुलेशन लेवल पे मौजूद होती है, या हम इसको बोल देते हैं कि ये विद इन द स्पीशी लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं विद इन द स्पीशी हमारे पास, हमें ये पता होना चाहिए। विद इन द स्पीशी हमारे पास स्किन कलर चेंज हो सकता है, आइज़ के कलर चेंज हो सकते हैं, ईयर्स के स्टाइल चेंज हो सकते हैं। तो ये सारी तब्दीलियाँ हमारे पास विद इन द स्पीशी मौजूद होती हैं। हाइट चेंज हो सकती है, हेयर कलर चेंज हो सकते हैं। तो ये सब कुछ विद इन द स्पीशी होता है। ये सब कुछ सिर्फ इंसानों की हद तक नहीं है, दूसरे जानदारों की हद तक भी है। कभी आपने देखा है भालू, बियर, ऐसा भालू जो कि पाकिस्तान में रहता है और ऐसा भालू जो कि अंटार्कटिका में रहता है, वो टोटली एक दूसरे डिफरेंट हैं और लगता नहीं है ये एक ही तरह के जानदार हैं। वो भी भालू है, वो वाइट कलर का होता है, उसके बॉडी पे ज़्यादा बाल होते हैं। जो दूसरा भालू जो कि पाकिस्तानी एरिया में रहता है वो वाइट कलर का नहीं होता और उसके बॉडी पे इतने सारे बाल नहीं होते। तो ये विद इन द स्पीशी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है। अमंग स्पीशीज़, सेकंड जो लेवल है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है वो है अमंग स्पीशीज़। स्पीशीज़ के दरमियान जब डिफरेंट स्पीशीज़ मिलकर रहती हैं तो उस लेवल को हम बोलते हैं अमंग स्पीशी लेवल, जिसको हम कम्युनिटी लेवल का नाम भी देते हैं। तो सेकंड जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे पास कम्युनिटी लेवल पे पाई जाती है जब डिफरेंट स्पीशीज़ मिलकर रहती है, या इसको हम बोलते हैं अमंग स्पीशी लेवल। डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान बायोडाइवर्सिटी का मौजूद होना। अब अमंग स्पीशी कैसे बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है इसका भी आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान बायोडाइवर्सिटी कैसे मौजूद होती है। तो जैसे कि हमारे पास एक जानदार है बर्ड्स, बर्ड्स के पास पर होते हैं, लेकिन उन परों के काम क्या होता है? उन परों का काम होता है उड़ने में हेल्प करना। इस तरह मछलियां हैं हमारे पास, ये भी एक जानदार है, उनके पास भी पर होते हैं, लेकिन उन परों का काम क्या होता है? तैरने में हेल्प करना। दोनों के पास पर हैं लेकिन बायोडाइवर्सिटी है दोनों में, और इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से एक उन परों से उड़ते हैं जबकि दूसरे उन परों से तैरते हैं। इसी तरह हम बायोडाइवर्सिटी की मैं बात करूं, इंसानों के पास लंग्स होते हैं और उन लंग्स की मदद से इंसान क्या करते हैं? सांस लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मछलियों की, तो मछलियों के पास मछलियाँ भी सांस लेती हैं, लेकिन उनके पास सांस लेने के लिए हमारे पास लंग्स नहीं होते, बल्कि उनके पास मौजूद होते हैं गिल्स। तो वो सांस गिल्स से लेते हैं। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास अमंग स्पीशी में। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफ्रेंसिएशन है, मछलियाँ अलग दिखती हैं, इंसान अलग दिखते हैं। तो ये सारी अमंग स्पीशी में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी आती है। तो बायोडाइवर्सिटी सिर्फ इंसानों की या जानवरों की नहीं होती, प्लांट्स की भी होती है, क्योंकि वो भी जानदार हैं। हमने बात की थी लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो हम प्लांट्स की भी बात करेंगे। तो प्लांट्स में अगर बायोडाइवर्सिटी की मैं बात करूं तो प्लांट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एट विद इन द स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। विद इन द स्पीशी अगर आपने देखा होगा कि एक ऐसा पौधा है, गुलाब का फूल है, तो उसकी एक ही स्पीशी होगी। लेकिन एक स्पीशी में हमारे जो गुलाब के फूल है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। एक गुलाब के फूल पे 3 फूल लगते हैं, दूसरे पे 2 लगते होंगे। तो ये इनकी विद इन द स्पीशी आ जाती है। लेकिन अमंग स्पीशी की अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास फूल है जो कि गुलाब का है और दूसरा मोतिये का है, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट लगते होंगे। ये हमारे पास अमंग स्पीशी इनकी आ जाएगी। अगर पौधों की, प्लांट्स की मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो उनमें डिफरेंस यहाँ इस तरह आता है कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और कुछ में सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते। तो ये हमारे पास सारी बायोडाइवर्सिटी है इन प्लांट्स के अंदर भी। तो अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि बायोडाइवर्सिटी कैसे विद इन द स्पीशी एंड अमंग स्पीशी पाई जाती है। तो अगर बायोडाइवर्सिटी की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी: इट इज़ अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन द स्पीशी एंड अमंग स्पीशीज़। इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में करूँ, क्योंकि अगर हम विद इन द स्पीशी और अमंग स्पीशीज़ दोनों को कंबाइन करके पढ़ें तो अगला लेवल हमारा इकोसिस्टम लेवल आता है। तो इकोसिस्टम के अंदर जितने भी जानदार हैं उनकी वैरायटी की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे पास क्या आती है, उसको भी हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ पर इसने न्यू डेफिनेशन एक और की हुई है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जानदारों की वैरायटी होती है, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अगर इकोसिस्टम के हिसाब से मैं हमारी ज़मीन को देखूं तो ये मैंने ज़मीन बनाई हुई है। तो ये हमारी अर्थ है। तो हमारी अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम को आपने एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ा ही होगा। तो इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ज़मीन के कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, तो ज़मीन के कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो बिल्कुल इक्वेटर पे होते हैं, बिल्कुल मिड लाइन पे होते हैं, और इन पर सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है। इन रीजन्स को हम ट्रॉपिक रीजन्स का नाम देते हैं। कौन से रीजन्स कहते हैं? ट्रॉपिक रीजन्स। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर सन है और ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सन है
और सूरज से ये रोशनी निकल रही है और ये रोशनी जो है ज़मीन के डिफरेंट हिस्सों पे जाके गिर रही है। और हमारे पास आप लोग देख सकते हो कि ये जो एरियाज़ हैं, तो ज़मीन के ये जो सेंटर वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी, बिल्कुल डायरेक्टली स्ट्रेट पड़ रही है। तो इन एरियाज़ पर जहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, इनको हम ट्रॉपिक जोन या ट्रॉपिक रीजन्स का नाम देते हैं। इसी तरह ये जो एंड वाले रीजन जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम जाती है और जहाँ पर ज़्यादातर बर्फ़ रहती है, ये वाले एरियाज़, इनको हम पोलर जोन्स का या पोलर रीजन्स का नाम देते हैं। तो बाकी के जो एरियाज़ बचते हैं यहाँ पर, उनको हम नाम देते हैं, उनको हम ये जो बाकी के एरियाज़ यहाँ पर ये वाले बचे हुए हैं, इनको हम टेम्परेट रीजन्स का या टेम्परेट जोन्स का नाम देते हैं। तो ये सेंटर वाले एरियाज़ कौन से हुए? ट्रॉपिकल जोन्स। ये जो सेंटर वाले एरियाज़ हैं ये टेम्परेट जोन्स, और ये लास्ट वाले एरियाज़ ये पोलर जोन्स हैं। तो चूँकि हम बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया कि हर लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है, फिर वो पॉपुलेशन लेवल हो या कम्युनिटी लेवल हो। तो अब हम इकोसिस्टम लेवल की जब मैं बात करूँ तो इकोसिस्टम में भी बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है। जैसे कि मैं बात करूँ कैसे, ट्रॉपिक रीजन्स हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इन रीजन में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिचेस्ट होती है। जैसे कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जो इलाके होते हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट होती है। ये जो टेम्परेट रीजन्स हैं, इन एरियाज़ में जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये थोड़ी कम होती है, सेकंड नंबर पर मौजूद होती है। ट्रॉपिक रीजन्स के बाद जो एरिया आता है वो टेम्परेट रीजन होता है। और ये जो एरियाज़ हैं हमारे पास, जिनको हम ट्रॉपिक रीजन्स कहते हैं, यहाँ पर इनको पोलर रीजन कहते हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती है। तो ये ट्रॉपिक रीजन से जो बिल्कुल सेंटर वाले थे, साइडों वाले टेम्परेट रीजन से, और टोटली जो पोल्स पर मौजूद है इनको पोलर रीजन कहा जाता है। तो ये हमारे पास थी बायोडाइवर्सिटी, जो कि हमारे पास डिफरेंट इकोसिस्टम्स में पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये डिफरेंट जो इकोसिस्टम में पाई जाती है किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर ये बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। इन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इनमें डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। तो पहला फैक्टर है क्लाइमेट कंडीशंस, वहाँ का मौसम कैसा है। तो ये भी डिपेंड करता है बायोडाइवर्सिटी के होने पे कि वहाँ का मौसम कैसा है। जैसे कि अगर हमारे पास गर्म इलाके होंगे जैसे कि डेजर्ट वगैरह, तो वहाँ पर लोग रहना भी या जानवर रहना भी कम पसंद करेंगे, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर कम होगी। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिपेंड करती हैं। अगर कहीं पर पानी होगा तो वहाँ पर वो पौधे उगेंगे जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि चावल के पौधे या कोनीफर्स वगैरह। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो इलाके किसी भी इलाके का समंदर की सतह से कितना फासला है, कितनी ऊंचाई पर है। जैसे मरी वगैरह इलाके वो समंदर की एल्टीट्यूड के, समंदर की लेवल के करीब करीब से बहुत ऊंची होते हैं। हमारे जो इलाके हैं, लाहौर जो है या कराची जो है, या दूसरे जो इलाके हैं, मैदानी इलाके जो हैं, ये इलाके जो हैं ये समंदर के लेवल से थोड़ा ऊंचे हैं। लेकिन कराची टाइप के इलाके जो हैं समंदर के लेवल पर मौजूद होते हैं, मरी टाइप के इलाके समंदर से बहुत ऊंचे होते हैं, और लाहौर टाइप के इलाके दरमियान में आते हैं। तो ये एल्टीट्यूड भी डिपेंड करती है, और यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी तीनों इलाकों में है वो डिफरेंट होती है। सोयल, मिट्टी कि मिट्टी में कौन कौन सी मादनियात मौजूद हैं, तो ये भी डिफ़ाइन करता है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी। प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ के उस इलाके में दूसरी स्पीशीज़ कौन कौन सी मौजूद हैं, तो ये भी डिफ़ाइन करता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी। जैसे कि अगर किसी इलाके में चूहे बकसरत पाए जाते हैं तो वहाँ पर बिल्लियाँ भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी इलाके में चूहे कम होंगे तो बिल्लियाँ भी वहाँ पर कम होंगी, क्योंकि बिल्लियाँ वहाँ पर ज़िंदा नहीं रह सकेंगी। तो ये भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर दूसरी स्पीशीज़ कौन कौन सी मौजूद होती हैं। तो लास्ट पर हम अगर बायोडाइवर्सिटी की हिस्ट्री की मैं बात करूँ, उससे पहले मैं अगर देख लेता हूँ हमारे माहौल में दो टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी, कितने टाइप बायोडाइवर्सिटी हमारी जो होती है इसमें कितने टाइप्स के जानदार होते हैं, कितनी टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी हमारी इस दुनिया में पाई जाती है। तो दो टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ हमारी इस दुनिया में 5 टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी होती हैं, 5 टाइप्स की। इसी चैप्टर में आगे जाकर हम उन 5 टाइप्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है कि 2 टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी होती हैं। तो आपने याद रखना है कि 2 टाइप्स की होती हैं, एक प्लांट्स बोला जाता है, एक प्लांट्स की होती है बायोडाइवर्सिटी, दूसरी एनिमल्स की। प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी को हम फ्लोरा का नाम देते हैं और एनिमल की बायोडाइवर्सिटी को हम फाना का नाम देते हैं। फ्लोरा को अगर आपने याद रखना है, अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने याद रखना है कि फ्लोरा यानी फ्लावर। तो फ्लावर किस पे उगते हैं? प्लांट्स पे। तो इससे आप याद रख सकते हो कि प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी को फ्लोरा कहा जाता है। ये जस्ट याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो 5 टाइप्स की कौन कौन सी होती हैं? प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी, एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी, बैक्टीरिया की बायोडाइवर्सिटी, फंजाई की बायोडाइवर्सिटी और एल्गी की बायोडाइवर्सिटी। इन सब को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे।
बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हमारी इस दुनिया में आज जो बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, हमारी इस दुनिया में आज जो बायोडाइवर्सिटी मौजूद है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी या हमेशा से ऐसी थी। तो इस बारे में कुछ थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी है जिसके मुताबिक जितने भी जानदार, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी आज इस दुनिया में मौजूद है ये हमेशा से ऐसी ही थी। कुदरत ने, नेचर ने इनको ऐसा ही बनाया था और ये इसी हाल में पैदा की गई, आज भी इसी हाल में ही मौजूद है। लेकिन एक और थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। एवोल्यूशन, इस एवोल्यूशन की थ्योरी के मुताबिक आज हमारी दुनिया में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है ये 4 बिलियन साल पहले स्टार्ट हुई थी और 4 बिलियन साल पहले इनका बनने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, 4 बिलियन साल पहले। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, 4 बिलियन साल पहले एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुई थी जिसके नतीजे में हमारी दुनिया में आज जो बायोडाइवर्सिटी मौजूद है ये पाई जाती है। ये बात भी आपने याद रखनी है कि 600 मिलियन साल पहले इस ज़िंदगी में, इस ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऐसे जानदार पाए जाते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल पाया जाता था। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास जो आज मौजूद है ये 4 बिलियन साल की एवोल्यूशन के नतीजे में बनी है। तो आज हमने ये रीड किया, जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा और कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है। बायोडाइवर्सिटी की 2 टाइप्स होती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। इकोसिस्टम लेवल पे कैसे बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है, ज़मीन के डिफरेंट रीजन्स के बारे में मैंने आपको बताया और लास्ट में मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी आपको बायोडाइवर्सिटी एवोल्यूशन के नतीजे में कैसे बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।